गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, हम लोग साना साना हाथ जोड़ी नामक यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे और इस यात्रा वृत्तांत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा करते हुए लेखिका, वो कौन बेटा, लेखिका मधु काकड़िया, सिक्किम की राजधानी गंगटोक की यात्रा करते हुए मतलब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रही है। और हिमालय की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो वहां पर जाकर बर्फबारी देखना चाहती है। इसका मेन यही है, ठीक है ना। वहाँ और रास्ते में जो प्रकृति की सुंदरता है वो किस प्रकार लेखिका के मन को मोह लेती है और कैसे वो मतलब आत्मलीन हो जाती है लेखिका। नदी नाले पर्वत पहाड़ और मतलब प्रकृति के अद्वितीय, हिमालय के उस अद्वितीय सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्र मुग्ध हो जाती है और एकदम से उसको झटका लगता है। क्या वो क्या देखती है, जब जितने भी टूरिस्ट होते हैं या एक तरह से हम जैसे जो लोग हैं वह सुंदरता का नज़ारा ले रहे हैं, वही उस सुंदरता से हटकर मतलब उस सुंदरता को नज़रअंदाज करते हुए सिक्किम की जो युवतियां थी बेटा, वो हाथों में हथौड़े वगैरह लेकर हिमालयी जो चट्टाने हैं उनको फोड़कर रास्ता बना रही थी, ठीक है। और पीछे जो एक वो होती है ना टोकरी टाइप, जिसको डोको बोलते हैं, डोको, पीछे उस टोकरी में उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को रख रखा था। तो लेखिका मतलब एकदम से भाव विभोर हो जाती है, उसका मन पिघल जाता है कि देखो हम तो इस सुंदरता के चक्कर में पड़े हुए हैं और ये जो युवतियां हैं ये किस प्रकार से मतलब अपने कर्तव्य में लीन है, मतलब कैसे आजीविका चला रही है अपनी। ये सब बातें उनके मन को एक बार कौंध देती है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी को। क्या इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। देखो ये कौन सोच रही है, ये मधु काकड़िया सोच रही है। कब सोच रही है, जब उसने पहाड़ी रास्तों पर पत्थर फोड़ते हुए उन युवतियों को देखा, सिक्किमी युवतियों को देखा, तो करे वो जंग कर रही है एक तरह से। और ये जंग कैसी है, ये जंग हमारे लिए की जा रही है एक तरह, बताएंगे वहां पर जो कर्मचारी मिलेंगे ना वो। मातृत्व मतलब बेटा उसमें उनमें ममता भी थी। क्यों? क्योंकि पीछे टोकरी में उन्होंने अपने बच्चों को रख रखा था। तो कह रहा है मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। भाई श्रम साधना मतलब वो हथौड़ों से काम कर रही थी, और मातृत्व की भावना कैसे, पीछे उन्होंने अपने बच्चों को भी रख रखा था। वहीं पर खड़े BRO मतलब बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, क्या यह क्या हो रहा है। उसने चहुलबाजी क्या होती है बेटा, एक तरह से मजाक किया उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। देखो वो मैंने ये बात तो पहले भी बता रही थी कि बहुत संकरे मतलब बहुत ही छोटे मतलब एक तरह से संकरे जिसको कहते हैं, उन रास्तों से उनकी जीप जा रही थी। और 1% तो ऐसा लगता था लेखिका को कि जीप अभी थोड़ा बहुत इधर होते ही पाताल लोक में पहुंच जाएगी। तो एक जो बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो बोर्ड वगैरह बनाते हैं इनके हेड होते हैं ना, उन्होंने लेखिका मधु काकड़िया को बताया कि जिन रास्तों से आप हिमालयी प्रकृति का सुंदर नजारा लेते जा रहे हैं ना, उन्हीं रास्तों को चौड़ा करने के लिए ये युवतियां हैं, ये इन रास्तों को चौड़ा बना रही है। अब देखो लेखिका क्या सोचती है, देखो किसकी बातें हो रही हैं, ये बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे कैंडिडेट की और लेखिका की बातें हो रही है। फिर लेखिका क्या सोचती है, उस बंदे की बात को सुनकर बड़ा खतरनाक कार्य होगा ये मेरे मुंह से अकस्मात निकलना। अकस्मात का मतलब अचानक। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। ये कौन कह रहा है, बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो बंदा। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। दुस्साध्य मतलब कठिन, ठीक है। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। मतलब ये जो मजदूर लोग उन रास्तों को चौड़ा करने के लिए किस तरीके से मेहनत करते हैं ना, पत्थरों को तोड़कर और उनको जमा कर जो रोड बनाते हैं,
उसको एक्सप्लेन किया गया है बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के उस कैंडिडेट के द्वारा। तो लेखिका क्या सोचती है आगे देखिए। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था। बोर्ड मतलब चेतावनी, जो सूचना पट होता है ना बेटा, वो एक बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ यू बिल्ड दिस रोड्स। मतलब आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। मतलब देखो बस, उन पहाड़ी रास्तों को बनाने में इंसान ने एक तरह से विजय प्राप्त की है ना। तो वो बोर्ड लगा था, सिक्किम सरकार ने लगा रखा था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिन्होंने बनाया था कि जिन रास्तों से आप जा रहे हैं ना, इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत से भी टक्कर ली है एक तरह से। तो देखिए, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मतलब वो जिन ख्यालों में उन सिक्किमी युवतियों के, बोर्ड के और उस तरीके से खोई हुई थी ना, उससे उसका माइंड हटा वहां से। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पलामू और गुमला, बेटा यहाँ से प्रश्न बनेगा बहुत अच्छा। पलामू और गुमला के वनों में दूसरी जगह जब ये यात्रा पे गई थी, और वो यात्रा कहाँ की थी इसने पहले, इससे पहले हिमालय की यात्रा करने से पहले लेखिका ने कहाँ की यात्रा करी थी, पलामू और गुमला के जंगलों की। तो वहां की बात बताएगी जो लेखिका के हृदय को मतलब एक तरह से टच कर गई। लेखिका का हृदय जिसको देखकर पिघल गया था, जैसे इन सिक्किमी युवतियों को रोड बनाते हुए देखकर पिघला है ना, ऐसे ही एक बार पहले भी पिघला था किसी यात्रा के दौरान। वो बताएगी क्या। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। पहले की बात है, जब जंगलों की बात है, कि उन्होंने ऐसे एक कपड़े से पीठ पर अपने बच्चों को बांध रखा था। ऐसी युवतियां थी वो भी, जैसे ये रोड बना रही है ना, इस टाइप की। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, फूले हुए मतलब लगातार मेहनत करने से और चलने से उनके पांव सूज गए थे। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे। ठाठे मतलब जिसको अपन छाले कहते हैं ना, मतलब एक तरह से गांठ पड़ जाती है लगातार काम करने से, मेहनत वाला। तो आटन जिसको बोलते हैं अपन, आटन, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में जिसको अपन आटन बोलते हैं, वो। इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे एक ही कहानी कह रहे थे। अब प्रश्न यही बनेगा यहाँ से कि भाई इन पत्थर तोड़ती युवतियों की तुलना किनसे की गई है। जो आदिवासी युवतियां हैं ना, जो उसके पलामा और उसके जंगलों में मिली थी, गुमला के जंगलों में, उनसे की गई है। कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। सारी मलाई एक तरफ मतलब हम लोग जो पूंजीपति लोग है ना, वो तो एक तरफ है, और इस पूंजीपति लोगों से टक्कर लेती मतलब एक तरह से इनको सारी जो सुविधाएं देने वाला वर्ग है वो है परिश्रम करने वाला वर्ग, ठीक है ना, एक मजदूर वर्ग जिसको कहेंगे, वो एक तरफ है, पूंजीपति वर्ग एक तरफ है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। देखो बेटा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, जितेन के द्वारा ये कहना कि मेरे देश की आम जनता है। अब आम जनता मतलब मेहनत मजदूरी करना, पेट पालना, और ये सब आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ मिल ही जाएंगे। मतलब इस तरीके से लोग मेहनत करके अपना गुजर बसर करते हैं। इस टाइप का आंसर रहेगा इसका, मैं बता दूंगी, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए फिलहाल तो, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई है। ये बात किसके साथ हो रही है, मतलब जितेन नारगे। लेखिका जब सोच में डूब जाती है ना, वो शोषक शोषित वाली कहानी में, तब जितेन नारगे आकर लेखिका को बताता है क्या, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग मतलब बनाने के लिए अपना कुछ खत्म कर रहे हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। कौन? प्रकृति, ठीक है बेटा, कम लेना और ज्यादा देना। मनी मन सोचा मैंने,
हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। मतलब फिर उनकी कोई आपस में बात हो गई होगी, जो पत्थर तोड़ती हुई जो युवतियां है ना बेटा, जो परिश्रम कर रही थी, वो एकदम से हंसी ना। अब देखो, जो मेहनत कर रहा है और जो एक तरह से बहुत गरीब इस टाइप का आदमी है, और वो एकदम से बहुत खिलखिला कर हंसेगा, तो कितना सुकून मिलेगा आत्मा को। वो वाला सुकून लेखिका वो को भी मिला। तो लेखिका खुश हुई उनको हंसता देखकर एक तरह से। हम लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे। मतलब पता नहीं किस मोड़ पर कैसा, मतलब एक तरह से ऊंची नीची खाइयां हैं नीचे, तो थोड़ा सावधानी से चलेंगे, बेल्ट वगैरह लगा के। हाँ, मुड़ेंगे, पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो बच्चे पढ़ने के लिए कैसे संघर्ष कर रहे थे। आपको तो घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन देखो उन बच्चों को पढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ये सब बताएगा। क्या मतलब जब वो मुड़ रहे थे, टर्न पे टर्न ले रहे थे ना, उस टाइम की बात है। क्या लेखक ने देखा, हमने देखा, लेखिका ने 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। बेटा कोई भी मांग ले ऐसे तो, कि भाई जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो, क्या स्कूली बस नहीं है? लेखिका ने पूछा। मणि के पूछने पर जितेन मणि ने पूछा था, सॉरी। देखो यहाँ से प्रश्न हटकर बन सकता है, क्योंकि लेखिका की जो सहयात्री है ना, उनके साथ जो यात्रा कर रही है उनकी फ्रेंड मणि, उसने कहा था, मणि ने पूछा, क्या ये स्कूल बस नहीं आती इनके लिए? मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्बीला नहीं मिलेगा। चिकना बर्बीला मतलब बढ़े हुए पेट वाला, जिसका पेट बढ़ जाता है ना लगातार बैठे बैठे। अब इन बच्चों का कहाँ से पेट बढ़ेगा, यहाँ के लोगों का कहाँ से पेट बढ़ेगा? वो दिन रात मेहनत करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, इसीलिए बताया है। बर्बीला मतलब बढ़े हुए पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। तराई मतलब एक समतल एरिया, नीचे पहाड़ के नीचे की भूमि होती है, उसको तराई बोलते हैं। नीचे की तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आ जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। अभी जितेन नार्गे भी पहाड़ी युवक ही है। अब देखो, ये पढ़ने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों का मेहनत करना, पहाड़ी के लिए पढ़ाई के लिए संघर्ष नहीं तो क्या है बेटा? यहाँ से प्रश्न बनेगा, बहुत अच्छा है। आगे देखो, खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। बढ़ने क्या, जो रास्ते थे वो तो संकरे थे बेटा, ठीक है ना, संकुचित थे। दूसरा, और नीचे बहुत ही मतलब खाइयां थी, गहरी गहरी खाइयां थी, तो वहां से चलेंगे जब डर लगेगा। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से मापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है, कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। चेतावनी बोर्ड नहीं होते, अलर्ट लगा देते हो बोर्ड पे, वो सब दिख रहे थे। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये जो चेतावनी बोर्ड वगैरह पे जो सुझाव वगैरह लिखे रहते हैं ना, वो लिखा हुआ लेखिका ने कहीं पढ़ा है। आगे देखिए, थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। ठीक है, काले काले, भाई नरभक्षी जानवर भी रहते थे ना वहां पर। तो भैया आप मतलब कहने का मतलब ये था कि जीप से नीचे ना उतरे और सावधानी से रहें, क्योंकि वहां पर जेंट्स को खाने वाले जानवर वगैरह भी हैं। तो लेकिन इन्होंने क्या दिखे, दूध देने वाले याक देखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती
सॉरी, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले यार। देखो प्रकृति ने सबको सबकी वो अपनी सुरक्षा के अनुसार ही ढाला है। अब वहां पर बर्फ पड़ती है तो वहां के लोगों को उस हिसाब से ही बनाया है। तो या क्या है बेटा, वो लंबे लंबे काले काले बाल थे उनके, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रकृति ने उनकी सुरक्षा के लिए भी उन्हें कवच दिया है, एक तरह से बालों का, बालों रूपी कवच। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। ठीक है, कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू मतलब वो होता ना लंबा सा परिधान, एक सिक्किमी परिधान, उनको उसको पहन रखा था, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और शर्म से दमकता गुलाबी चेहरा, ये उनकी सुंदरता का वर्णन है कि वो जवान थी वो युवतियां और बहुत सुंदर थी। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। बोकू मतलब सिक्किमी युवतियों का परिधान, वो लंबा लंबा गाउन टाइप का होता है ना वो। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुष चटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। कितना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। मतलब हरे हरे चाय के बागान और उसमें बिल्कुल चटक रंग का, लाल रंग का जो बोकू पहनकर सिक्किमी युवतियां काम कर रही थी ना, लेखिका को बहुत सुंदर लगा और लेखिका चीख उठी कि इतनी सुंदरता मेरे से सहन नहीं होती। कौन सी सुंदरता? चाय के हरे बागान और उनके बीच में चटक लाल रंग का बोकू पहने खड़ी युवतियां। ठीक है ना, आगे देखो। युमथांग मतलब जहाँ कंचनजंगा दिखाई देती है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। ये जो मतलब हिमालय की चोटी पर पहुंचने से पहले इन्होंने रात बिताई है लायुंग नामक जगह पर। ठीक है, लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती है वो लायुंग। अब लायुंग की बात बता रही है कि गगनचुंबी पहाड़ों के तल में, ठीक है, सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। मतलब पहाड़ी रास्तों के बीच थोड़ी सी समतल जमीन और वहां पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव, और वहां पर लोग बड़े आराम से रहते हैं जैसे जिंदगी जी रहे हो। आगे देखो। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम 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 मतलब धीरे धीरे हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। इस शाम का टाइम है ना, जब ये पड़ाव डाल रहे हैं, शाम को रुक रहे हैं, ज्यादा लेट हो गई थी। तो प्रकृति में क्या देखती है वो सब एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर लेखिका। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की झुंझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई थी। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व मेरे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। मतलब वहां उसको सुख शांति मिली एक तरह से, वहां उसको पूर्ण संसार दिखाई दिया प्रकृति की उस सुंदर गोद में। ठीक है ना, आगे देखिए। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर ऐछम में अपराध किया है। अब देख रहे हैं ना प्रकृति में जो आए दिन चेंज हो रहे हैं, कैसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराती है लेखिका? इंसान को जिम्मेदार ठहराती है कि इंसान ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया ना, इसको प्रदूषित किया है एक तरह से, तो वो उसका कभी न माफ किया जाने वाला अपराध है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था, क्योंकि वो अब हिमालय के बिल्कुल पास हो गई थी ना। अब तक तो इसने हिमालय पर कविताएं लिखी थी और अब ये उसको देख रही है। कम से बेटा हम लोग 30 मिनट की क्लास लेंगे ना, टाइम कम से कम 25 मिनट का है, तो 30 मिनट तो मिल जाएंगे।
अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची लेखिका। शाम के समय तीस्ता नदी और उसके जो झरना था वहां पत्थर वगैरह पड़े थे उन पर जाकर बैठ गई। बहते पानी को अपनी अंजुली, अंजुली मतलब ऐसे ऐसे करते ना अपन, ऐसे, हाँ, बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। अब देखो बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न किया लेखिका। तीस्ता नदी के पानी को हाथ में लेकर, बहुत, एक तो वो पानी ही बहुत शीतल था, पवित्र था, तो कहते हैं ना पानी को हाथ में लेकर कोई संकल्प लो। और यहाँ क्या संकल्प लेके जाएगी कि हमें कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब आज से संकल्प ले कि हम प्रकृति को प्रदूषित नहीं करेंगे, इसकी सुंदरता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना चाह रही है लेखिका यहाँ पर। तो देखिए क्या 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 संकल्प लेती है लेखिका। हमारे यहाँ जल को, या हमारे यहाँ कहाँ, हमारे देश में, भारत में, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं मैं इस पानी को हाथ में लेकर, लेखिका सोच रही है। पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब विष, जहर मतलब बुरी भावनाएं। उस प्रार्थना को सुनकर लेखिका के मन में भी जितनी बुरी भावनाएं थी वो एक तरह से बाहर निकल आई, क्योंकि उनकी प्रार्थना ही ऐसी थी। क्या थी सिक्किमी युवतियों की प्रार्थना? कि हमारे अंदर की सारी बुराइयां है ना वो अच्छाइयों में बदल जाए, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से एक छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक में परियों की कहानी सी मोहक रात महक उठी। मतलब जैसे कोई परियों की कहानियां हो रही हो, वहाँ परियां नाच रही हो, ऐसे रियल सीन है ये। जितेन और दूसरे सैलानी थे ना, दूसरे यात्री थे, वो बेटा नाचने लग गए हैं। तो नाचते नाचते क्या कर रहे हैं, मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण होता है बेटा संयोग, मिलन। मस्ती, मस्ती मतलब जितेन और वो सारे यात्री नाच रहे थे। मादकता मतलब जो वातावरण था वो बड़ा नशीला था एक तरह से। ऐसा मिलन हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे, सारे नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। मणि कितने साल की थी बेटा? 50 साल की। देखो उसने बता दिया ना, वो 50 साल की मणि ने कुमारी, कुमारी मतलब छोटी कन्याओं की तरह नाच किया और देखते रह गए उसके नाच को सब। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, किसके भीतर? यहाँ मणि के भीतर। वो मतलब सब कुछ भूल कर नाचने में मस्त थी ना, तो उसके लिए लेखिका ने कहा है कि मणि के अंदर कितना आनंद भरा था। कहाँ से आता था इतना आनंद? लायुंग की सुबह, लायुंग वो जो छोटी सी बस्ती है ना पहाड़ी रास्तों से जाते हुए बीच में पड़ने वाली, जहाँ रात को वो ठहरे थे, वो जगह। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहकर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन है पहाड़ी आलू। बहुत कॉस्टली होते ना कहते हैं पहाड़ी आलू। तो कह रहे हैं अधिकतर लोग कौन सी फसल उगाकर अपनी आजीविका चलाते थे बेटा? आलू, जो एक सब्जी का भी काम करती थी और जिसको बेचकर ही पैसे भी कमाते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। क्या क्या था बेटा? पहाड़ी आलू, धान, धान मतलब चावल की थोड़ी बहुत खेती करते थे, और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिला। अप्रैल में गर्मी होने लग जाती है ना बेटा, तो पिघल जाती है बर्फ, तो नहीं दिखी इसको बर्फ। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सी लेवल मतलब जो समुद्र तल कहते हैं ना, नीचे जमीन, नीचे समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि लेखिका की सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो था बर्फबारी देखना। तो लेखिका किसके लिए बेचैन थी? बर्फ देखने के लिए। हम मैदानों में आए लोगों के लिए बर्फ के ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। अब भाई राजस्थान के लोग जो लुओं के थपेड़े खाते हैं, वो एक बार बर्फ गिरती देखे तो कितना मस्ती में झूमेंगे। वही बात है यहाँ पर भी।
वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते, देखो बेटा फिर आ गई है प्रकृति के साथ खिलवाड़। वो सिक्किमी युवक बता रहा है लेखिका मधु काकरिया को क्या, वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं, कटाऊ कटाऊ बेटा जगह है, ये एक तरह से स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है कटाऊ को, अभी ये बताएगी देखा। पर यदि मैं कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्द या बर्फ मिल जाएगी। अब मतलब वो सिक्किमी युवक बता रहा है कि मैडम हमारे यहाँ अब प्रदूषण के चलते बर्फ नहीं गिरती, लेकिन अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप कटाऊ चले जाओ, और कटाऊ सर्दी या बर्फ मिल जाएगी आपको। कटाऊ कटाऊ क्या, यानी भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर जगह है ना बेटा, तो उसी के लिए तो कटाऊ भी बहुत सुंदर जगह है जहाँ बर्फबारी होती है, तो वहां जाने के लिए कह रहा वो सिक्किमी युवक काकरिया को। कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, मतलब अभी वहां प्रदूषण क्यों नहीं है कटाऊ में, उसको स्विट्जरलैंड क्यों कहा, क्योंकि आदमी है ना वो मतलब वहां पर एक यात्री के रूप में नहीं पहुंचा अभी, मतलब टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कटाऊ, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। मतलब लायुंग से कटाऊ की दूरी कितनी है बेटा, 2 घंटे की, ठीक है ना। 500 फीट और ऊंचाई, मतलब ये समुद्र तल से 14,000 ऊंचे तो चली गए थे, बल्कि इनको 500 फीट और भी चलना था, ठीक है। कटाऊ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। जैसे हमारे यहाँ कोई अंग्रेज टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो हम देखो कैसे मतलब उत्सुकता पूर्वक उन्हें देखते हैं, उसी तरीके से इनको देखा जा रहा था वहां। कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया, गुड़ुप कर लिया मतलब निगल गया, ठीक है ना। महुआ मतलब एक तरह से वो होता है बेटा खाने का कोई खाद्य पदार्थ होता है, वो गुड़ुप कर लिया। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर किधर जाएगा, कटाऊ की तरफ, कटाऊ की ओर चल पड़े हैं ये। कटाऊ का रास्ता और भी खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश भी हो रही थी। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था, ठीक है बेटा। हाँ, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत पड़ी हुई थी। सब कुछ बादल बादल में मतलब धुंधला अंधेरा, इस टाइप से जैसे हमारे यहाँ बादल छा जाते हैं ना, अंधेरा हो जाता है, इस टाइप का मौसम हो गया था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था, और उस पर बारिश, एक चूक और हम सब खलास। मतलब जितेन अपने आईडी से गाड़ी चला रहा था, अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो हम सब मर जाए। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। मतलब अब तो सारों का सांस रुक गया है कि कहीं हम मर ना जाए, कहीं इधर उधर गाड़ी ना हो जाए। तो हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब अगर आप शादीशुदा है तो स्पीड को डाइवर्स दे दो, मतलब धीरे चलो, कहने का मतलब ये है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ठीक है बेटा, यहाँ तक अभी कटाऊ के रास्तों का जिक्र हमने कर लिया है, और अब क्लास का टाइम हो गया है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।